नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। सुबह के 10 बज गए हैं और मैं प्रतिबिंब शर्मा हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। अपडेट एट 10 में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े अपडेट्स पर। किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी आज से राजधानी नई दिल्ली में हो रही है शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी उद्घाटन। किसान और वैज्ञानिकों सहित 500 प्रतिनिधि होंगे शामिल। राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर करौली, भरतपुर और धौलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे उपराष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा स्थित चौकी पर बीएसएफ जवानों से करेंगे संवाद। भारत सऊदी अरब संबंधों का नया दौर शुरू, कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री ने कहा सऊदी अरब भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक। चीन ने की G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन की तारीफ। कहा सम्मेलन की घोषणा ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सकारात्मक संकेत भेजा। विश्व मीडिया ने G20 शिखर सम्मेलन के परिणाम को पीएम मोदी की कूटनीतिक जीत बताया। कोलंबो में एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 में भारत की पाकिस्तान पर शानदार जीत। कोहली, केएल राहुल ने नाबाद शतकीय पारियां खेलकर तीसरे विकेट के लिए बनाई 233 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी। कुलदीप यादव ने झटके 5 विकेट। आज भारत का मुकाबला श्रीलंका के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का शुभारंभ करने वाली हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि विश्व के 59 देशों के विख्यात वैज्ञानिक, किसान और विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में भागीदारी करने वाले हैं। हम बता दें कि खाद्य और कृषि पादप अनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुच्छेद 9 में प्रतिष्ठापित किसानों के अधिकारों से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2001 के जरिए पादप विविधता पंजीकरण के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को इसमें शामिल करने वाला विश्व का पहला देश है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस कार्यक्रम में भागीदारी करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के सचिवालय और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वैश्विक संगोष्ठी में भारत और विदेश से लगभग 500 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। इस संगोष्ठी में किसान, कृषि संगठन और वैज्ञानिक सहित अन्य लोग भी भाग लेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन तक गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं। राष्ट्रपति आज शाम गांधीनगर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति कल यानी 13 सितंबर को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन परियोजना का उद्घाटन करेंगी। साथ ही गांधीनगर में गुजरात विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू बुधवार को ही गांधीनगर स्थित राजभवन से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की आयुष्मान भव पहल का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और डॉक्टर सुदेश धनखड़ आज राजस्थान की एक दिवसीय यात्रा पर हैं। अपने एक दिवसीय दौरे में वो करौली, भरतपुर और धौलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। करौली में उपराष्ट्रपति श्री महावीर मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद वो गुड़ला पहाड़ी पहुंचकर कर्नल बैसला जयंती महोत्सव में भाग लेंगे। वहां से उपराष्ट्रपति भरतपुर के लिए रवाना होंगे और वहां पहुंचने पर लक्ष्मण मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। फिर भरतपुर बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मुलाकात करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति भरतपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सरसों अनुसंधान निदेशालय का भी दौरा करेंगे और संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों के साथ संवाद करेंगे। उपराष्ट्रपति सैनिक स्कूल के पूर्व छात्रों और सामुदायिक नेताओं से भी मुलाकात कर विमर्श करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भरतपुर के UIT सभागार में MSJ कॉलेज, RD गर्ल्स कॉलेज और श्री अग्रसेन महिला
स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विद्यार्थियों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। वहां से उपराष्ट्रपति धौलपुर के लिए रवाना होंगे, जहां मचकुंड मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। धौलपुर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कैसरबाग में छात्रों शिक्षकों को संबोधित करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति धौलपुर बार एसोसिएशन के सदस्यों और सैनिक स्कूल के पूर्व सदस्यों के साथ संवाद करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर रहने वाले हैं। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद ओम बिरला पहली बार जैसलमेर आ रहे हैं। अपने 2 दिन के दौरे के दौरान ओम बिरला कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रमों की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष बिरला आज सुबह 10:25 पर हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंचेंगे। यहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए सुबह 11 बजे रामदेवरा के लिए जाएंगे। रामदेवरा मंदिर में दर्शन कर 12:45 पर वो रवाना होंगे और दोपहर 1:30 बजे यानी 1:30 पर वो जैसलमेर में बीएसएफ के गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। वहां आयोजित अनेक कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शाम 4:35 पर हेलीकॉप्टर से तनोट पहुंचेंगे, जहां पहले वो भारत पाक सीमा देखेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे वो तनोट माता मंदिर में आरती में सम्मिलित होंगे। शाम को 7:30 बजे वो घंटियाली गांव जाएंगे, जहां वो ग्रामीणों से संवाद करेंगे। रात को बीएसएफ गेस्ट हाउस में विश्राम करने के बाद वो कल यानी कि 13 सितंबर की सुबह जोधपुर के रास्ते दिल्ली के लिए वापसी करेंगे। आज संसद भवन परिसर में कई संसदीय स्थायी समितियों की बैठक होने वाली है। लोकसभा की कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर स्थायी समिति की बैठक सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी एक्सटेंशन के समिति कक्ष 3 में होगी। बैठक में खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं के निर्माण विस्तार की योजना एक मूल्यांकन विषय पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि साक्ष्य पेश करेंगे। लोकसभा की ऊर्जा पर स्थायी समिति की बैठक 11 बजे संसदीय सौंध के समिति कक्ष डी में होनी है। बैठक में भारत में ऊर्जा सुरक्षा उभरता परिदृश्य विषय पर प्रतिनिधियों द्वारा ब्रीफिंग दी जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारतीय सौर ऊर्जा निगम और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विभाग विकास एजेंसी के प्रतिनिधि ब्रीफिंग देंगे। और राज्यसभा की गृह मामलों पर स्थायी समिति की बैठक सुबह 11 बजे संसदीय सौंध के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित होगी। बैठक में समिति सदस्य भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 तीनों विधेयकों की जांच पर विशेषज्ञों के विचार जानेंगे। चीन ने आखिरकार नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि सदस्य देशों द्वारा अपनाई गई घोषणा ने एक सकारात्मक संकेत दिया है कि प्रभावशाली समूह वैश्विक चुनौतियों से निपटने और विश्व आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम कर रहा है। भारत ने अपनी अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रमुख मतभेदों को दूर करते हुए सर्वसम्मति घोषणा को अपनाने के बाद एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक विश्वास की कमी को समाप्त करने का आह्वान किया है। रविवार को संपन्न 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के नतीजे पर अपनी पहली टिप्पणी में चीनी विदेश मंत्रालय ने इसके नतीजों की सराहना की है। भारत में आयोजित G20 की सफलता से विश्व भर में भारत का नाम धूमकेतु की तरह चमक रहा है और वैश्विक नेताओं के साथ साथ विदेशी मीडिया जी भरकर भारत और पीएम मोदी की तारीफ कर रहा है। Is really being seen as a win for Modi and a win for India. Well, you're right. A win for Modi, a win for India. We talked about how the communique was at risk coming into this particular summit, but
Not only did India manage to cobble up a communique, it came on day one of the two-day summit, which is a feat. I think the country that has the strongest claim to success here is the host nation, India, that it oversaw against the odds getting this declaration despite the huge sort of chasm of division between Russia and China on the one side and the West on the other side, and also making a pretty convincing claim to becoming the voice of the global South, which has been a theme very much of India's G20 presidency. What is certain is that the Indian presidency of the G20 has shown light over differences. There are financial interests and there are economic interests, and there is might, particularly in what's now become the world's most populous nation. I'll give you just one example. It was interesting to see how when we had the general session of the G20, it was in English that the leaders of France, Italy, and Germany addressed the plenary. That was definitely a nod to the host, Narendra Modi. Who is, of course, at the center of it all. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर में सीमा सड़क संगठन की 2,941 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 90 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। रक्षा मंत्री जम्मू संभाग के सांबा जिले से इन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राजनाथ सिंह सांबा जिले में बिश्नाह, कौलपुर, फूलपुर रोड पर अत्याधुनिक लगभग 423 मीटर लंबे आरसीसी देवक ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इस पुल का रक्षा बलों के लिए रणनीतिक महत्व है और इससे सैनिकों, भारी उपकरणों और मशीनीकृत वाहनों को तेजी से अग्रिम मोर्चे तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया जाएगा, जिसमें 11 परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में, 26 लद्दाख में, 36 अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में 5-5, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 2-2 और राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1-1 परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं में उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ सीमा पर बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है। परियोजनाओं में 21 नई सड़कें, 64 पुल, 1 सुरंग, 2 हवाई पट्टियां और 2 हेलीपैड शामिल हैं। केरल में एक बार फिर निपाह वायरस के फैलने की खबर है। दरअसल कोझिकोड जिले में बुखार से 2 लोगों की मौत हुई है। ऐसी आशंका है कि निपाह वायरस की वजह से दोनों मौतें हुई हैं। इसको लेकर राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। ये दोनों मौतें प्राइवेट अस्पताल में हुई हैं। निपाह की आशंका की वजह से एक मृतक के रिश्तेदार को डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। कोझिकोड में पहले भी 2 बार निपाह फैलने की खबर आ चुकी है। साल 2018 में पहले प्रकोप के दौरान 23 मामलों की पहचान की गई थी और इसकी वजह से 17 लोगों की मौत भी हो गई थी। और अब बात मौसम की। देश की राजधानी नई दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के कई जिलों में भी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में ताजा बारिश की गतिविधियों का अनुमान लगाया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार और झारखंड में भी भारी बारिश की संभावना है। यूपी में लखनऊ, मुरादाबाद, संभल समेत कई जिलों में बीते 2 दिन में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। मौसम विभाग की माने तो आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्से में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के अधिकारियों को बारिश के मद्देनजर राहत कार्यों को नियंत्रित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा वितरित करने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री ने उनसे ये भी कहा है कि जल जमाव की स्थिति में पानी छोड़ने की प्रभावी व्यवस्था की जाए और नदियों के जल स्तर पर नजर रखी जाए। फसलों के नुकसान का आकलन कर शासन को रिपोर्ट दी जाए और प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए।
इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में आज से बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। IMD के मुताबिक देश की राजधानी नई दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक नई दिल्ली में बुधवार से हल्की बारिश या बूंदाबांदी का सिलसिला देखने को मिल सकता है। यूपी में आज भी भारी बारिश की आशंका का अलर्ट जारी किया गया है। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में 228 रनों से हराते हुए इतिहास रच दिया है। ये उसकी वनडे में सबसे बड़ी जीत है। एशिया कप 2023 के सुपर 4 के इस महामुकाबले को खत्म होने में 2 दिन लग गए। लगभग 16 घंटे तक चले इस मैच में पहले रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने हवाई फायर से हौसला तोड़ते हुए रिजर्व डे पर विराट कोहली और KL राहुल ने रिकॉर्ड तोड़ शतकीय पारी खेलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 356 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 32 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 128 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह और हारिस राउफ बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। पाकिस्तान की पारी को ढेर करने में कुलदीप यादव की फिरकी का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने 5 विकेट झटके। आज सुपर 4 में भारत का मुकाबला मेजबान श्रीलंका के साथ होने वाला है। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी घटनाओं के बारे में। 12 सितंबर साल 1959 को सोवियत संघ ने लूनिक 2 रॉकेट लॉन्च किया। यह चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष मिशन था। इसे लूना 2 के नाम से भी जाना जाता है। लूना 2 नाम के इस 391 किलो वजनी विशाल रूसी रॉकेट को चंद्रमा पर जाने के लिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चंद्रमा की ओर छोड़ा गया यह दूसरा रूसी रॉकेट था। इससे पहले भी सोवियत संघ ने इसी साल जनवरी में चंद्रमा पर एक और रॉकेट भेजा था, लेकिन यह अपने लक्ष्य से चूक गया था और अंतरिक्ष में भटक गया। लूनिक 2 का काम था पृथ्वी और चंद्रमा के चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चारों ओर विकिरण यानी रेडिएशन के बेल्ट को मापना। 12 सितंबर साल 1966 को मिहिर सेन ने डार्डेनेल्स स्ट्रेट को तैरकर पार किया। ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले व्यक्ति थे। इससे पहले साल 1958 में इंग्लिश चैनल पार करने वाले मिहिर सेन भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले तैराक थे। मिहिर सेन पेशे से वकील थे। उन्हें साल 1959 में पद्मश्री और साल 1967 में पद्म भूषण से नवाजा गया। अब समय है आपसे विदा लेने का। जाते जाते आपको दिखाते हैं संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम प्रश्नकाल की झलक। देखना ना भूलिए आज शाम 6:30 बजे प्रश्नकाल। मुझे दीजिए फिलहाल आज्ञा। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। मॉनसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में सांसदों ने पूछे विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम सवाल। हम आप तक लेकर आएंगे कुछ चुनिंदा सवाल और उसके उत्तर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रश्नकाल के माध्यम से।